हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पे। आज फिर से हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इस वाले लेक्चर में क्या स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब कि 12th को प्रोसीड कैसे करना है, कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है 12th क्लास में, ठीक है। और आज हम लोग पहला चैप्टर से आगे बढ़ जाए। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो टॉपिक है, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा जो चैप्टर पढ़ने का जो तरीका है वो इस टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली 3 ही टॉपिक है, 4 टॉपिक है, मेनली 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है लाइफ स्पान, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आज इसी पे चर्चा होगा, आज इसी पे डिस्कशन होगा लाइफ स्पान के ऊपर, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे काउज ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि या फिर ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स विच सिलेक्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा एनिमल कौन सा रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेगा उसके बारे में जानेंगे, और कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर अगला हमारा टॉपिक होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। टोटली 5 टाइप पढ़ेंगे उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे इसमें जो इवेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट होता है। मेनली 3 इवेंट पढ़ना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, और क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो ये जब टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कौन कौन सा इवेंट होता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ स्पान के ऊपर। आज का टॉपिक है लाइफ स्पान। चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं लाइफ स्पान पे। यहाँ पे हम जो भी लिख के समझाएंगे वो अपने तरीके से लिख के समझाएंगे। इसका नोट्स हमने आगे बना के रखा है इस पे, और इसका पीडीएफ नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और ये एज इट इज पीडीएफ नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो समझाने का तरीका है वो अपने हिसाब से यहाँ इस वाले पेज पे समझाते हैं, स्लाइड पे। टॉपिक हमारा चल रहा है लाइफ स्पान। लाइफ स्पैन, स्पैन का मतलब होता है, स्पैन जो है इसका मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन या फिर सिंपली बोलो ड्यूरेशन। लाइफ स्पैन में क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ का कितना ड्यूरेशन है, मतलब जीवन काल, जीवन का कितना ड्यूरेशन है, कितना समय तक चलेगा ये जीवन, ठीक है। उसी के बारे में जानना है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीवन कितने समय तक चलेगा, वही कहलाता है क्या, लाइफ स्पैन। या फिर इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या है ये, टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसी टाइम ड्यूरेशन या उसी टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं। और ये लाइफ स्पान जो है, टाइम पीरियड जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ स्पान, टाइम पीरियड, ये जो लाइफ स्पान है मतलब कि जीवन जीने का जो काल है, कितने दिन तक वो जी सकता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी करता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट, ठीक है। इसमें और इसके बारे में क्या जानना है कि लाइफ स्पान को क्या बोल रहे हैं, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को लाइफ स्पान बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जन्म लिया है उसको मरना है, और उसी के बीच में जो जीवन काल अपना जीवन जिया है उसी को बोल रहे हैं लाइफ स्पान, जीवन काल, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ, यहाँ पे नेचुरल डेथ के जगह पे सिंपली डेथ भी लिखा जा सकता था, ये नेचुरल डेथ भी लिखा गया क्योंकि डेथ जो होता है वो आकस्मिक भी होता है, आर्टिफिशियल, मतलब कि किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, ठीक है। तो वो एक्सीडेंटल डेथ के केस में हम लोग उसके लाइफ का जो जीवन काल है वो
मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम, यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि लाइफ स्पान जो है उसका ड्यूरेशन जो वेरी करता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ स्पान का ड्यूरेशन वेरी करता है, वैरीज विथ ऑर्गेनिज्म। और ये जो वेरिएशन है लाइफ स्पान का, टाइम ड्यूरेशन का, ये जो टाइम पीरियड है लाइफ का, ये वेरिएशन ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। और ये डिक्लार्ड वेरिएशन मतलब कि बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। फ्यू आवर से, कुछ घंटा से लेके फ्यू आवर टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर। इसका वेरिएशन कुछ घंटा से लेके 100 साल तक है, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक है, ठीक है। इसमें ना एनसीईआरटी में लिखा है फ्यू डेज, एनसीईआरटी में फ्यू डेज लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ घंटे के लिए जीवित रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मे फ्लाई, ये जो है लगभग 20 आवर ही जीवित रहता है, लगभग कितना 20 आवर्स, अप्रॉक्स 20 आवर्स, ठीक है। इसका लाइफ स्पान सिर्फ 20 आवर्स का है। तो कह सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है लाइफ स्पान का, लाइफ स्पान के टाइम पीरियड का जो वेरिएशन है वो फ्यू आवर को लेके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक है, मतलब कुछ घंटों से लेके 100 साल तक, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है कि जो जंतु जन्म लिया है, जो जीव जन्म लिया है उसका मृत्यु होना है, जो जीव जन्म लिया है उसका मृत्यु होना है। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, भागवत गीता में उनका लिखा हुआ है कि जिसने धरती पे जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है, जिसने धरती पे जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है। तो क्या लिख रहा है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसका जन्म हुआ है और वो नहीं मरेगा। नो एनी ऑर्गेनिज्म फिर ऐसे लिखें एवरी ऑर्गेनिज्म which take birth, जिसने भी जन्म लिया है उसका नेचुरल डेथ होना है, नेचुरल डेथ अकर्स, नेचुरल डेथ अकर्स। जिसका भी धरती पे जन्म हुआ है उसका नेचुरल डेथ होगा, प्राकृतिक मृत्यु अवश्य होगा, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी धरती पे जन्म लिए हैं उनका मृत्यु होगा। अच्छा, ये पूछ सकते हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सेप्शन क्यों है, उसका मृत्यु क्यों नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरते हैं। हाँ, ये बात सही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि उसको जब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, और जब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए तब तक वो ग्रो करता रहेगा, उसमें डिवीजन होते रहेगा। यूनिसेलुलर का रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर अपना नंबर कैसे बढ़ाता है। यूनिसेलुलर सिंपली एक सेल का होता है, यूनिसेलुलर जो होता है वो एक ही सेल का बना होता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, इसमें सारा काम जो होता है एक ही सेल करता है, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा कि इसमें ये सेल में डिवीजन हो जाए, एक सेल दो सेल बन गया, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म था, अभी एक ऑर्गेनिज्म था, ये डिवाइड करके अब यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म बना लिया। अब बोलोगे सर ये तो सेल बना है दो ऑर्गेनिज्म, तो भाई साहब तो सेल बना, दो सेल बना, तो सेल ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का एक ऑर्गेनिज्म, तो दो सेल का दो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिवीजन होते रहता है, और इसको जब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, जब तक इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, तब तक ये डिवाइड करेगा, तब तक ये डिवाइड करेगा। अब बोलोगे सर अनफेवरेबल कंडीशन में, जब इसको न्यूट्रिशन ना प्रोवाइड किया जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, अपने अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, हार्ड स्ट्रक्चर,
जो अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट करता है, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो इसके अंदर इसके लाइफ को सेव करके रखता है। ठीक है, इसके अंदर इसके लाइफ को सेव करके रखता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, सनलाइट मिलता है अच्छा खासा, तो उस फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर में से क्या निकलते हैं, इन स्ट्रक्चर में से नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? इन स्ट्रक्चर में से छोटे छोटे स्पोर बोलते हैं उनको, छोटे छोटे स्पोर निकलते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं और इससे नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो देख लो, ये फेवरेबल कंडीशन में भी जीवित है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी जीवित है, मतलब ये मरना नहीं चाहता। क्या ये मरेगा नहीं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इमोर्टल होते हैं, कह सकते हैं ये इमोर्टल होते हैं, इमोर्टल। एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम यही बात लिखी गई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म, नो एनी ऑर्गेनिज्म विच इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अमर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। समझ में आया है इतना? ठीक है, और इसमें नोट्स में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है नोट्स में। हाँ, यहाँ देखिए नोट्स भी एक बार समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला क्या दिया गया, लाइफ स्पान का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है वही कहला रहा है लाइफ स्पान। ऑन अर्थ लाइफ स्पान है लार्ज वेरिएशन, अर्थ पे जो लाइफ स्पान में वेरिएशन है बहुत ज्यादा है। अर्थ पे लाइफ स्पान का वेरिएशन मतलब कि जीवन जीने का जो काल है, जीवन जीने का जो समय है वो बहुत वैरी करता है। ठीक है, कुछ घंटा से लेके कुछ 100 साल तक। ठीक है, लाइफ स्पान नॉट डिपेंड ऑन साइज। अब ये देखो लाइफ स्पान जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। इसको यहाँ समझिए, लाइफ स्पान जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका लाइफ स्पान है ना, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज ध्यान देना है। अच्छा, इसका एग्जांपल कहाँ मिलेगा? इसका एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी में ये एक पिक्चर बना के रखा है। एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिया हुआ है, उसमें से कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान मतलब जीवन काल उसका दिया हुआ है। जैसे पैरोट का देख लो, पैरोट का दिया है 140 साल, पैरेट का 140 साल। एलिफेंट का नहीं दे रखा है लेकिन हमने लिख रखा है यहाँ पे 65 से 90 साल होता है एलिफेंट का। एलिफेंट देख लो कितना बड़ा है, एलिफेंट कितना बड़ा है और पैरेट कितना छोटा है, फिर भी एलिफेंट बड़ा होने के बावजूद भी उसका लाइफ स्पान कम है और पैरेट का लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लो, क्रोकोडाइल का एग्जांपल ले लो। क्रोकोडाइल और सेम टू सेम, अगर क्रोकोडाइल को देख रहे हो तो क्रोकोडाइल के कंपेरिजन में किसको देख लो, इसी को देख लो ना, पैरेट को ही देख लो, क्योंकि दोनों में कंपेयर करना थोड़ा आसान होता है। पैरेट इतना छोटा सा, क्रोकोडाइल इतना बड़ा, और उसका लाइफ स्पान 60 साल का ही है क्रोकोडाइल का, और पैरेट का लाइफ स्पान 140 साल का है। एनसीईआरटी में कैसे समझाया इसको? एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्रो और पैरेट को देख लो, क्रो और पैरेट। क्रो जो है उसका लाइफ स्पान सिर्फ 15 साल का है, साइज का कोई डिफरेंस नहीं। क्रो और पैरेट जो है वो सेम साइज का होता है, क्रो और पैरेट सेम साइज का होता है, लेकिन लाइफ स्पान का डिफरेंस देखो, क्रो जो है वो 15 साल जीता है, क्रो सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 साल, क्रो कितने साल? मात्र 15 साल, और पैरेट का कितना है? 140 साल। एनसीईआरटी यहाँ से समझाना चाहती है कि क्रो जो है सिर्फ 15 साल जीता है और पैरेट 140 साल। दोनों के साइज में कोई अंतर नहीं है, साइज दोनों का सेम है, फिर भी लाइफ स्पान का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इसे क्या समझाना चाह रही है एनसीईआरटी, या इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि लाइफ स्पान जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। वैसे ही एक और एग्जांपल देके समझाया गया है कि मैंगो ट्री और बनियान ट्री, मैंगो ट्री और पीपल ट्री या बनियान ट्री। मैंगो ट्री जो है और पीपल ट्री जो है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के साइज में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का साइज सेम होता है, लगभग दोनों का साइज सेम होता है, पीपल का भी और मैंगो का भी। लेकिन पीपल का अगर लाइफ स्पान देखा जाए तो लगभग 200 साल से ऊपर होता है। पीपल का लाइफ स्पान 200 साल से ऊपर होता है, जबकि मैंगो का जो लाइफ स्पान है वो 100 साल से भी कम होता है। जैसे यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ बनियान ट्री और
पीपल का ट्री, बनियान ट्री और पीपल का ट्री लगभग सेम साल जीते हैं। और यहाँ पे बनियान ट्री का दिखाया जा रहा है 200 से 300 साल जीता है, और मैंगो ट्री जो है वो 100 साल से भी कम जीता है। साइज तो सेम है, साइज दोनों का सेम है, बट क्या है कि दोनों के लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो इससे हमको क्या सीखने के लिए मिला, इससे हमको यही चीज सीखने के लिए मिला कि लाइफ स्पान जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और क्या भाई, देखो एग्जाम्पल वही है, पैरट एंड क्रो हैव सेम साइज बट उसका लाइफ स्पान में डिफरेंस है 140 साल और ये 15 साल। 140 साल तोता जीता और 15 साल जो है क्रो जीता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी बनता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, ऐसे चांसेस होते हैं कि ये जो दिया है लाइफ स्पान सबका, यहाँ से ये जो इसका लाइफ स्पान दिया है सबका, जिस एनसीईआरटी जो लिख रखा है, जैसे कि बटरफ्लाई का लिख रखा है 1 से लेके 2 वीक तक, 1 से 2 सप्ताह, क्रो का 15 साल, पैरोट का 140 साल, जो एनसीईआरटी दिया है, क्रोकोडाइल का 60 साल, टॉर्टवाइज का 100 से 150 साल, और किसी का नहीं दिया, बस इतना। जितना एनसीईआरटी दे रखा है उसका लाइफ स्पान याद रखना है। एक ये फ्रूट फ्लाई, इसका नाम एक और नाम होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, इसी का कॉमन नेम होता है फ्रूट फ्लाई, इसी को कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई होता है। ये कितना से दिन तक, 20 से 30 दिन तक, मतलब 3 से 4 सप्ताह तक, 3 से 4 वीक तक ये जीवित रहता है। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्यों बताया हम यहाँ पे? साइंटिफिक नेम यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसका साइंटिफिक नेम आएगा जेनेटिक्स वाला पार्ट में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल वाला जो जेनेटिक्स है उस वाले चैप्टर में आएगा। इस वाले ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर लिंकेज का एक्सपेरिमेंट हुआ है, टीएच मॉर्गन ने किया है। ये चीज पढ़ना है हम लोग को कहाँ, जेनेटिक्स में। ठीक है, आज का टॉपिक सिर्फ यही था शायद। आज लाइफ स्पान ही पढ़ने वाले थे। और क्या नोट्स में है? नोट्स में है कि एवरी ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक बर्थ नेचुरल डेथ अकर, पहले बता दिया गया, एक्सेप्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी जीव हैं, वो जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है। ठीक है, जितने भी जीव हैं जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है। रीजन इसका क्या था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मरते हैं? रीजन क्या है? फेवरेबल कंडीशन में वो अनलिमिटेड डिवाइड करता है। फेवरेबल कंडीशन में वो अनलिमिटेड डिवाइड करता है, मतलब कि जितना उसको न्यूट्रिशन देते जाओ उतना वो डिवाइड करते जाएगा। क्या हम लोग के केस में भी ऐसा है? अगर इंसान को देख लो, एक इंसान को तुम मतलब कि अनलिमिटेड खाना दो, अनलिमिटेड पानी दो, जो भी चाहिए उसको अनलिमिटेड दो, क्या वो अनलिमिटेड साल तक जीवित रह सकता है? हमेशा जीवित रह सकता है? नहीं। एक ऐसा समय आएगा उसका एजिंग आएगा, मतलब कि एक ऐसा समय आएगा उसका एज बढ़ेगा, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, वो डेथ कर जाएगा। कितना भी न्यूट्रिशन देते रहो, कितना भी उसको खाना पीना देते रहो, लेकिन एक समय पे वो मरेगा। लेकिन सिंगल सेल के साथ ऐसा नहीं है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को जितना न्यूट्रिशन देगा वो उतना दिन तक जीवित रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में टॉपिक वाइज लेक्चर चलेगा, ये एक एक टॉपिक प्रत्येक दिन पढ़ाया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और कुछ पार्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, कुछ पार्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ से इसका जो नोट्स है, नोट्स ज्यादा नहीं, 2 पेज का नोट्स है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग नए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं पे दिक्कत हुआ तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए।